दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि फॉर एग्जाम्पल आप रात को बहुत गहरी नींद सो रहे हैं और एक बहुत ही खूबसूरत शहर में सो रहे हैं, लेकिन जब आप सुबह उठते हैं तो हर तरफ मौत का समा होता है, बिल्डिंगें और पुल बिखरे पड़े होते हैं। दोस्तों, 6 फरवरी 2023 को तुर्की, शाम वगैरह में बिल्कुल एग्जैक्टली यही हुआ कि जब लोग अभी नींद से उठने ही वाले थे कि 7.8 के ज़लज़ले ने तुर्की को अपने लपेट में ले लिया। दोस्तों, सोशल मीडिया पर इस बारे में बहुत ज्यादा गुफ्तगू हो रही है कि इसके पीछे हार्प टेक्नोलॉजी है, अमेरिका इस ज़लज़ले की जिम्मेदार है। दोस्तों, आज हम इसके बारे में बाकायदा और गहराई से बात करेंगे कि क्या इस ज़लज़ले के पीछे अमेरिका का हाथ है या नहीं। मेरा नाम है उमर सिकंदरी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल इंफॉर्मेटिव एरिना। मेरे साथ जुड़े रहिए। 6 फरवरी 2023 को सुबह का वक्त है कि अचानक 7.8 शिद्दत का ज़लज़ला तुर्की को अपनी लपेट में ले लेता है। न सिर्फ तुर्की बल्कि इसके हमसाया ममालिक यानी शाम वगैरह इसके लपेट में आ जाते हैं। इस ज़लज़ले की खोज लगाने पर अमेरिकन जियोग्राफिकल सोसाइटी और तुर्किश डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को इस ज़लज़ले का एपिसेंटर साउथ पार्ट ऑफ द रीजन डिस्ट्रिक्ट पाजरीक में मिलता है। इस ज़लज़ले की शिद्दत से 10 बड़े शहर मुतासर हुए हैं और तैयब उर्दगान ने 3 महीने की इमरजेंसी और 7 दिन के शोक का ऐलान किया है। 17,000 से ज्यादा बिल्डिंग्स मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए हैं और मेजर शॉक्स के 9 घंटे बाद 7.5 शिद्दत का एक और ज़लज़ला तुर्की को अपने लपेट में ले लेता है और रही सही कसर भी पूरी कर लेता है। और एक्सपर्ट्स के मुताबिक कुछ हफ्तों तक माइनर शॉक्स और भी आ सकते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक ये ज़लज़ला तारीख का खतरनाक ज़लज़ला है जिसमें 50,000 से ज्यादा अमवात हुई हैं, 75,000 से ज्यादा लोग जख्मी हैं और 3.5 मिलियन तो अपने छतों से महरूम फिर रहे हैं। अब जबकि तारीख की बात हो रही है तो 1937 की तरफ चलते हैं जब तुर्की को 7.8 शिद्दत के ज़लज़ले ने अपनी लपेट में ले लिया था जिसमें 37,000 अमवात हुई थी। आइए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं हार्प टेक्नोलॉजी पे कि आखिर हार्प टेक्नोलॉजी है क्या, हार्प काम कैसे करता है और इस हार्प टेक्नोलॉजी को हम तारीखी पस मंजर से और करंट सिनेरियो के लेंस से देखने की कोशिश करते हैं। आइए फ्रेंड्स, टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। हार्प स्टैंड फॉर हाइपर एक्टिव अकास्टिक रिसर्च प्रोग्राम, ये इसको हम ऑरोरल रिसर्च प्रोग्राम भी कहते हैं। ये 1993 में अमेरिका के शहर अलास्का में शुरू हुआ जिसको अमेरिका एयरफोर्स, अमेरिका की नेवी, यूनिवर्सिटी ऑफ अलास्का और डार्पा इसको फंड करता है। इसका बुनियादी मकसद कम्युनिकेशन को बेटर करना है और नेविगेशन फॉर आर्मी एप्लीकेशंस और सिक्योरिटी को मजबूत बनाना है। सवाल ये पैदा होता है कि आखिर हार्प काम कैसे करता है। गाकोना अलास्का में 33 एकड़ के रकबे पर फैला ये सेंटर 180 रेडियो एंटीना पर मुश्तमिल है। ये 72 फुट ऊंचे होते हैं और साथ मिलकर एक बहुत बड़े एंटीना के तौर पर काम करता है। इसका असल हदफ आयोनोस्फेयर होता है जहां पर चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। असल में कम्युनिकेशन एंड नेविगेशन और रेडियो जीपीएस सिग्नल के रवानी का जरिया यही कुरे फजाई है। इसी कुरे फजाई में जब गड़बड़ होती है तो हुरिकेन्स, थंडरस्टॉर्म्स और टाइफून्स वगैरह आते हैं। सैटेलाइट भी यहां पर घूमते हैं। इसको थर्मोस्फेयर भी कहते हैं और ये इंतहाई गर्म होता है। ये हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेस को एब्जॉर्ब भी करता है जो कि ऑर्गेनिजम्स के लिए करामे साबित होता है। इस स्फीयर की मोटाई 70 से तकरीबन 300 किलोमीटर पर मुश्तमिल होती है। इन एंटीना से 3 बिलियन वॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पैदा किए जा सकते हैं जिसके मकासद में मसनूई मौसमी तब्दीलियां की जा सकती हैं और जमीन में छुपे ज़हायर की तलाश की जा सकती है। इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को आयोनोस्फेयर में भेजा जाता है जिसके बायस मौसम में गैर मामूली तब्दीली पैदा की जा सकती है। इसकी मदद से किसी हिस्से को बारिश से महरूम करके बंजर बनाया जा सकता है या फिर कहीं पर ज्यादा बारिशें करवाकर सैलाब लाया जा सकता है। इसकी वजह से आयोनोस्फेयर का दर्जे हरारत बढ़ाकर बहुत ही कम फ्रीक्वेंसी की लहरें पैदा करके इनके रुख को किसी खास हिस्से की तरफ मोड़ दिया जाता है। ये लहरें हजारों मील का फासला तय करने पर भी फैलती नहीं, जिसकी मदद से किसी खास हिस्से के मौसम को शदीद गर्म किया जा सकता है
इससे उड़ते जहाज के इंजन में आग लगाई जा सकती है और जंगलों में भी आग लगाई जा सकती है। ग्लेशियर को पिघलाकर सैलाब की सूरत हाल पैदा की जा सकती है। असल में हार्प का काम आयनोस्फीयर को ऊपर उठाना होता है, जिससे बाकी स्फीयर भी ऊपर उठते हैं और मौसमी तगय्युरात पैदा हो जाते हैं। अब अगर देखा जाए तो 2011 में जापान का ज़लज़ला और समुद्री तूफान, 2010 में अर्थक्वेक इन हैटी, 2010 में अर्थक्वेक एंड सुनामी इन चिली, 2006 में फिलीपाइन में सुनामी और 2010 और 2023 में पाकिस्तान में फ्लड लोगों के शकूक व शुबहात को बढ़ा रहा है। इसी वजह से ईरान के सदर और वेनेजुएलियन सदर ने हार्प को तुर्की में ज़लज़ले का बाइस करार दिया है। और अगर हम बात कर ले, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 27 में ग्लोबल वार्मिंग के लिए हार्प को जिम्मेदार ठहराया गया है। अब हम बात करते हैं कि क्या तुर्की में ज़लज़ले का सबब अमेरिका है, मतलब हार्प टेक्नोलॉजी है या नहीं, जिसको अमेरिका बेस करता है। देखें, तुर्की इस्लामी दुनिया को रिप्रेजेंट करने और इस्लामोफोबिया को खत्म करने के लिए कोशा है। हालिया रशिया यूक्रेन की लड़ाई में तुर्की से अमेरिका नाराज है कि तुर्की का झुकाव रूस की जानिब है। दूसरी तरफ तुर्की ड्रामों जैसे अलेप अरसलान और कार्लोस उस्मान ने धूम मचा दी है। और अगर देखा जाए तो सल्तनत उस्मानिया के खत्म होने पर 100 साला माहदे लोजान कुछ महीनों बाद खत्म होने वाला है, जिससे तुर्की माशी तौर पर उभरेगा। और तैयब उर्दगान के एंटी अमेरिकन पॉलिसी ने अमेरिका को परेशानी में डाल दिया है। ऊपर से तुर्की में इलेक्शन सर पर हैं, तो अब अगर हर कड़ी को जोड़ा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि शायद ये हार्प का नतीजा हो सकता है, क्योंकि इस टेक्नोलॉजी की वजह से अब परिंदों में, जानवरों में, उनके हरकत में गैर मामूली तब्दीली लाई जा सकती है, जो कि तुर्की के ज़लज़ले के चंद मिनट पहले कैमरे की आंख में रिकॉर्ड हो चुकी हैं। अब अगर हम 1937 के ज़लज़ले की बात करें तो उस वक्त तो हार्प टेक्नोलॉजी थी ही नहीं, तो फिर क्यों ज़लज़ला हुआ। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो एक रिसर्चर फ्रैंक हुगरबिट की एक ट्वीट, जो कि ज़लज़ले से 2-3 दिन पहले ज़लज़ले की पेशनगोई करता है कि शाम, तुर्की, जॉर्डन, लेबनान में 7.5 का ज़लज़ला आ सकता है। और हैरानी की बात यह है कि एग्जैक्टली यही हुआ। इस ज़लज़ले ने इसराइल को छुआ भी नहीं। यहाँ पर शकूक और बढ़ जाते हैं। नीदरलैंड के कुछ थिंक टैंक्स 3 फरवरी को ज़लज़ले की पेशनगोई करते हैं और साथ ही पाकिस्तान, ईरान, चाइना, नेपाल को खबरदार करते हैं। हैरानी की बात यह है कि यहाँ पर इंडिया शामिल ही नहीं। चलो दोस्तों, हम जापान की तरफ जाते हैं। जापान ने भी कोशिश की डॉलर के बजाय अपनी करेंसी में ट्रेड की, जिस पर अमेरिका ने उसको तूफानों से हमले की धमकी दी थी। और ठीक 11 मार्च 2011 को सुनामी जापान को अपनी लपेट में ले लेता है, जिससे जापान के 2 बहुत बड़े एटॉमिक रिएक्टर्स पूरी तरह तबाह और बर्बाद हो जाते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो ये तुर्की में पहला ज़लज़ला नहीं। तारीख के औराक की अगर हम जांच पड़ताल कर लें तो कई सदियों से तुर्की में ज़लज़ले आते रहे हैं। जिस तरह आप इस मैप में देख रहे हैं, ज़लज़ला टेक्टोनिक प्लेट्स में गड़बड़ की वजह से आते हैं या फिर वोल्केनिक इरप्शंस की वजह से भी आता है। अब अगर देखा जाए तो तुर्की का ज्यादातर हिस्सा अनातोलियन प्लेट्स पर वाक़या है और अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के मुताबिक अनातोलियन फॉल्ट शायद दुनिया का सबसे ज्यादा एक्टिव फॉल्ट सिस्टम तस्वर किया जाता है, इसलिए यहाँ पर ज़लज़ले आते रहते हैं। अब कुछ एक्सपर्ट्स पाकिस्तान में भी इस किस्म के ज़लज़ले की पेशनगोई कर रहे हैं, जिस तरह फ्रैंक हुगरबिट ने तुर्की के ज़लज़ले के ठीक 3 दिन पहले की थी। पर हम सबका ये ईमान है कि ज़लज़ले गुनाहों के बुख्तात की वजह से रुनुमा होते हैं। अल्लाह हमारे तुर्क और शामी भाइयों पर रहम फरमाए। दोस्तों, मैंने अपनी परसेप्शन बता दी, आप भी अपनी परसेप्शन कमेंट में लिख दीजिएगा कि क्या ज़लज़ले मसनूई हो सकते हैं कि नहीं। अगली वीडियो का इंतजार करते रहिएगा, तब तक के लिए